हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए भाई, पेन पेपर उठा लीजिए। आज हम कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास और इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये आपके जितने भी अभी आने वाले एग्ज़ाम हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ठीक है, हरियाणा ट्रिपल एससी, सीईटी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं वहाँ पे इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और पहले भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से करना है। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो, तो आप उसे लास्ट तक ज़रूर देखिए और अपने नोट्स बनाइए, इन्हें बार बार रिवाइज कीजिए। और दोस्तों, मैं आपके लिए यहाँ पे इतनी मेहनत करता हूँ, तो मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट शेयर करें। ठीक है, ये जिस तरीके से मैं यहाँ पर आपके लिए मेहनत करता हूँ, थोड़ा सा प्यार आप लोग भी मुझे दें। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं बिना देरी के। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है हमारा, उस प्राचीन भारतीय ग्रंथ का क्या नाम है जिसमें भजन और धार्मिक अनुष्ठान शामिल हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर दैट कंटेन्स हाइम एंड रिलीजियस रिचुअल्स। ठीक है, आपके ऑप्शन है भगवत गीता, रामायण, ऋग्वेद और महाभारत। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर इसका सही है। फटाफट से आप कमेंट कीजिए। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, जो ऋग्वेद है इसमें भजन और धार्मिक अनुष्ठान शामिल हैं। ठीक है, ऋग्वेद हिंदू धर्म के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथों में से एक है जिसमें संस्कृत में रचित भजन और अनुष्ठान शामिल हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम अभी इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे एमसीक्यूज़ हैं, ये आपका रिवीजन सेशन मान लो इसको। अभी एग्ज़ाम में आने से पहले एक बार आप ज़रूर इसको करके जाएं। ठीक है, तो अभी हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन जो चीज़ें बताने लायक होंगी, जो ज़रूरी होंगी, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। आप लोग उन्हें नोट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में ये सॉरी यहाँ पे मौर्य होगा। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी इन एंशियंट इंडिया। आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, हर्ष या कनिष्क। चलिए फटाफट से अपना आंसर टाइप कीजिए। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जो मौर्य वंश था उसके संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नंद वंश था उसको उखाड़कर अपने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश था। यहाँ पे नंद वंश था। ठीक है, नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसको हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का यहाँ पर स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से किस नदी के आसपास केंद्रित थी। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज प्राइमरली सेंटर्ड अराउंड विच रिवर। आपके ऑप्शन है गंगा, यमुना, सिंधु या ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो आपकी सिंधु घाटी, इस सिंधु घाटी नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसके किनारे होगी, सिंधु नदी के किनारे होगी। चलिए अगला देखते हैं। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण का लेखक किसे माना जाता है। हु इज कंसिडर्ड द ऑथर ऑफ द एंशियंट इंडियन एपिक द रामायण। आपके ऑप्शन है वाल्मीकि, व्यास, तुलसीदास या कालिदास। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो वाल्मीकि थे उन्होंने रामायण महाकाव्य की रचना की थी। ठीक है, और जो रामायण है उसमें भगवान राम की कहानी को दर्शाया गया है। चलिए अगला देखते हैं। कलिंग युद्ध के बाद किस प्राचीन भारतीय शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया। विच एंशियंट इंडियन रूलर एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म आफ्टर द कलिंगा वॉर। आपके ऑप्शन है अशोक महान, अशोका द ग्रेट, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष या कनिष्क। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। जो अशोक थे उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद
क्या अपना लिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है। उसके बाद उन्होंने उसकी शिक्षाओं को बढ़ावा दिया और जिसका बौद्ध धर्म के प्रसार पर गहरा प्रभाव पड़ा। चलिए अगला देखते हैं। प्रसिद्ध रॉक कट कैलाश मंदिर किस प्राचीन भारतीय गुफा परिसर में स्थित है? द फेमस रॉक कट कैलाश टेम्पल इज इन विच एंशियंट इंडियन केव कॉम्प्लेक्स? आपके ऑप्शन है अजंता की गुफाएं, अजंता केव्स, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं या बादामी गुफाएं। चलिए फटाफट से इसका आंसर टाइप कीजिए। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। जो प्रसिद्ध रॉक कट कैलाश मंदिर है वो एलोरा की गुफा परिसर में स्थित है। ठीक है। और देखिए जो एलोरा की गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर स्थित हैं, तो ये कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में स्थित है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अहिंसा की अवधारणा की किस ऐतिहासिक शख्सियत ने जोरदार वकालत की थी? द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा नॉन वायलेंस वॉज स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाई विच हिस्टोरिकल फिगर? आपके ऑप्शन है चाणक्य, महावीर, अशोक या गौतम बुद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। जो महावीर थे उन्होंने अहिंसा की अवधारणा को इसकी जोरदार वकालत की थी। और जो महावीर हैं इनको जैन धर्म के संस्थापक के रूप में भी माना जाता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट अर्थशास्त्र प्राइमरली डील्स विथ विच सब्जेक्ट? आपके ऑप्शन है दवा, मेडिसिन, दर्शन, फिलॉसफी, अर्थशास्त्र और राजनीति, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। तो आपको बताना है कि जो अर्थशास्त्र बुक थी वो किससे रिलेटेड थी। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन सी है। ठीक है। जो अर्थशास्त्र है वो अर्थशास्त्र और राजनीति से रिलेटेड बुक है और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। इनका अन्य नाम क्या है? कौटिल्य है। इनको कौटिल्य भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। महान स्नान घर किस प्राचीन सिंधु घाटी शहर में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण विशेषता है? द ग्रेट बाथ इज अ सिग्निफिकेंट फीचर फाउंड इन विच एंशियंट इंडस वैली सिटी? ठीक है। जो महान स्नानागार था वो कहाँ पर था, कहाँ पर पाया गया था? आपके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगन। देखिए जो ग्रेट बाथ था वो कहाँ पे पाया गया था? मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ये ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। ग्रेट बाथ प्राचीन शहर मोहनजोदारो में खोजी गई एक प्रसिद्ध संरचना है और ऐसा माना जाता है कि इसका उपयोग अनुष्ठान स्नान के लिए किया जाता था। जब उस समय कोई फंक्शन होता था या कोई अनुष्ठान होता था तो उस समय इसमें स्नान किया जाता था। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा शासक प्राचीन भारत में गांधार कला शैली के संरक्षण के लिए जाना जाता है? विच रूलर इज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज फॉर द गांधार आर्ट स्टाइल इन एंशियंट इंडिया? आपके ऑप्शन है अशोक महान, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या हर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। जो कनिष्क थे उनको गांधार कला शैली के संरक्षण के लिए जाना जाता है। ठीक। और कनिष्क किस कौन से वंश से रिलेटेड थे? ये आपके जो कुषाण वंश था। जो कनिष्क है वो किस वंश से रिलेटेड है? कुषाण वंश से रिलेटेड है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। देखिए इन्होंने जो गांधार कला शैली को बढ़ावा दिया था जिसमें हेलेनिस्टिक और भारतीय कलात्मक तत्वों का क्या है? मिश्रण है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अशोक के शिलालेखों और स्तंभों में मुख्य रूप से किस भाषा में शिलालेख हैं? द रॉक एडिक्ट्स एंड पिलर्स ऑफ अशोका कंटेन्स
इंस्क्रिप्शन प्राइमरली इन विच लैंग्वेज? आपके ऑप्शन है संस्कृत, पाली, प्राकृत या खरोष्टी। ठीक है, जो अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख हैं उनमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि कौन सी लैंग्वेज वहाँ पे यूज की गई है। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कौन सी भाषा का यूज किया उसमें? प्राकृत भाषा का। और ये उस समय की क्या होती थी? स्थानीय भाषा होती थी, तो इसी का प्रयोग उनके शिलालेखों में किया गया है। चलिए अगला देखते हैं भाई। कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य प्रारंभिक समुद्री व्यापार और नेविगेशन में योगदान के लिए जाना जाता था? विच एंशिएंट इंडियन किंगडम वॉज नोन फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशंस टू अर्ली मैरीटाइम ट्रेड एंड नेविगेशन? आपके ऑप्शन है मगध, वाकाटक, चोल या कुषाण। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी है जो प्राचीन भारत साम्राज्य प्रारंभिक समुद्री व्यापार और नेविगेशन में योगदान के लिए जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। जो चोल डायनेस्टी थी वो प्रारंभिक समुद्री व्यापार और नेविगेशन में योगदान के लिए जानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित अपनी जटिल भित्ति चित्रों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? दी अजंता केव्स आर फेमस फॉर देयर इंट्रिकेट म्यूरल्स एंड स्कल्पचर्स रिलेटेड टू विच रिलीजन? आपके ऑप्शन है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या सिख धर्म। तो देखिए, जो अजंता की गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, जो यहाँ पे ये जटिल भित्ति चित्र और मूर्तियां बनाई गई हैं वो किस धर्म की हैं? बौद्ध धर्म की हैं। चलिए अगला देखते हैं। कोणार्क में सूर्य मंदिर के निर्माण का श्रेय किस प्राचीन भारतीय शासक को दिया जाता है? विच एंशिएंट इंडियन रूलर इज क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सन टेम्पल एट कोणार्क? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष, राजेंद्र चोल या नरसिम्हदेव प्रथम। आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो नरसिम्हादेव फर्स्ट हैं उनको कोणार्क में सूर्य मंदिर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, आपसे अगर ये पूछ दिया जाए कि ये किस वंश के थे, तो जो नरसिम्हदेव प्रथम थे वो किस वंश के थे? गंग वंश के थे। ठीक है, ये गंग डायनेस्टी के एक रूलर थे और इन्होंने जो उड़ीसा का कोणार्क में सूर्य मंदिर है उसका निर्माण इन्होंने किया था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। रथ मंदिर जो अखंड रथ के आकार के मंदिर हैं किस मंदिर परिसर में स्थित हैं? दी रथ टेम्पल्स विच आर मोनोलिथिक चैरियट शेप्ड श्राइन्स आर इन विच टेम्पल कॉम्प्लेक्स? आपके ऑप्शन है खजुराहो, हम्पी, मामल्लापुरम जिसको महाबलीपुरम भी कहा जाता है, और ऑप्शन डी है सांची। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि कौन सा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। देखिए, जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, जो रथ मंदिर हैं वो किस मंदिर परिसर में स्थित हैं? मामल्लापुरम या महाबलीपुरम में स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, तमिलनाडु। चलिए अगला देखते हैं। किस प्राचीन भारतीय गणितज्ञ को शून्य की अवधारणा और दशमलव अंक प्रणाली पर उनके काम के लिए जाना जाता है? विच एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एंड द डेसिमल न्यूमरल सिस्टम? आपके ऑप्शन है आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम और वराहमिहिर। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रह्मगुप्त को शून्य की अवधारणा और दशमलव अंक प्रणाली पर उनके काम के लिए जाना जाता है। ठीक है,
इन्होंने शून्य की अवधारणा सहित दशमलव अंक प्रणाली विकसित की थी, जिसका गणित पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। चलिए अगला देखते हैं। दिल्ली का लौह स्तंभ, जो अपनी जंग प्रतिरोधी प्रकृति के लिए जाना जाता है, किस प्राचीन भारतीय काल से संबंधित है? द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, नोन फॉर इट्स रस्ट रेसिस्टेंट नेचर, बिलोंग्स टू विच एंशियंट इंडियन पीरियड? आपके ऑप्शन है मौर्य काल, मौर्य पीरियड, गुप्त काल, हड़प्पा काल या चोल काल। ठीक है, तो किस काल से, किस पीरियड से ये संबंधित है, ये आपको बताना है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जो दिल्ली का लौह स्तंभ है वो किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथ नाट्य शास्त्र किस कला से संबंधित है? द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट नाट्य शास्त्र इज एसोसिएटेड विथ विच आर्ट फॉर्म? आपके ऑप्शन है मूर्ति, स्कल्पचर, संगीत, म्यूजिक, नृत्य और नाटक, डांस एंड ड्रामा, और ऑप्शन डी है कविता, पोएट्री। तो आपको बताना है कि जो नाट्य शास्त्र है वो किस आर्ट से रिलेटेड है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जो नाट्य शास्त्र है वो नृत्य और नाटक, डांस और एंड ड्रामा से रिलेटेड है। और नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसकी रचना की थी भरत मुनि ने। ठीक है, ये आपको ये याद रखना है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने की थी। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा प्राचीन भारतीय शासक बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने और दूर देशों में मिशनरियों को भेजने के प्रयासों के लिए जाना जाता है? विच एंशियंट इंडियन रूलर इज नोन फॉर हिज एफर्ट टू प्रमोट बुद्धिज्म एंड सेंड मिशनरीज टू डिस्टेंट लैंड्स? आपके ऑप्शन है कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष या समुद्रगुप्त। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कनिष्क को बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने और दूर देशों में मिशनरियों को भेजने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, कनिष्क इसका राइट आंसर है। देखिए जो ये बौद्ध धर्म की शिक्षाएं थी वो इन्होंने मध्य एशिया और उससे आगे तक इनको फैलाया था। चलिए अगला देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र वर्तमान समय के किस देश में स्थित था? ठीक है, जो नालंदा विश्वविद्यालय था, शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था, वो आज के समय में किस देश में स्थित था? ठीक है, द नालंदा यूनिवर्सिटी, अ रिनोन्ड सेंटर फॉर ऑफ लर्निंग, वॉज इन विच प्रेजेंट डे कंट्री? आपके ऑप्शन है भारत, नेपाल, श्रीलंका या म्यांमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो कहाँ पर स्थित था? भारत में ही स्थित था। और ये कहाँ पे? भारत के बिहार में स्थित था नालंदा विश्वविद्यालय। ये शायद एसएससी ने अभी पूछा भी था हाल ही में। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। चलिए अगला देखते हैं। हॉर्स सील किस प्राचीन भारतीय सभ्यता से संबंधित है? दी हॉर्स सील इज एसोसिएटेड विथ विच एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन? आपके ऑप्शन है वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्य सभ्यता, मौर्यन सिविलाइजेशन या गुप्त सभ्यता, गुप्ता सिविलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखिए जो ऑप्शन बी है सिंधु घाटी सभ्यता, उससे रिलेटेड है क्या? हॉर्स सील। ठीक है, अब देखिए जो हॉर्स सील है वो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की एक कलाकृति है जिसमें एक घोड़े को दर्शाया गया है और अक्सर इसे अनुष्ठान या व्यापार महत्व के प्रतीक के रूप में इसको माना जाता था। चलिए अगला देखते हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन में धर्म की अवधारणा मुख्य रूप से संदर्भित करती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा इन एंशियंट इंडियन फिलॉसफी प्राइमरली रिफर्स टू। अब आपको बताना है कि जो प्राचीन भारतीय दर्शन है उसमें धर्म की अवधारणा मुख्य रूप से क्या संदर्भित करती है? ठीक है, आपके ऑप्शन है ब्रह्मांडी व्यवस्था और सामंजस्य, कॉस्मिक ऑर्डर एंड हार्मनी,
ऑप्शन बी है ध्यान अभ्यास, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस। ऑप्शन सी सामाजिक कर्तव्य और धार्मिकता, सोशल ड्यूटीज एंड राइटियसनेस। और ऑप्शन डी है त्याग और तपस्या, रिनंसिएशन एंड असेटिसिज्म। किससे रिलेटेड था धर्म, ये आपको बताना है। देखिए इसका जो ऑप्शन सी है सामाजिक कर्तव्य और धार्मिकता, उससे रिलेटेड था क्या, धर्म की अवधारणा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अशोक का सिंह शिखर जो अब भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, मूल रूप से एक स्तंभ के ऊपर कहाँ रखा गया था? वेयर वॉज द लॉयन सिटाडेल ऑफ अशोका विच इज नाउ द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, ओरिजिनली प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अ पिलर। ठीक, ये पिलर कहाँ पे था? आपके ऑप्शन है सांची, बोधगया, सारनाथ या राजगीर। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जो अशोक स्तंभ था वो कहां पर स्थित था? सारनाथ में स्थित था। इसमें क्या था, एक के पीछे एक 4 शेरों वाली अशोक की एक ललाट थी, और मूल रूप से जो सारनाथ में एक स्तंभ के ऊपर स्थापित की गई थी। और अभी भारत का जो नेशनल एम्बलम है वही क्या है? अशोक स्तंभ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कौन सा प्राचीन भारतीय शहर भगवान कृष्ण के जन्म से संबंधित है? विच एंशियंट इंडियन सिटी इज एसोसिएटेड विथ द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा? आपका ऑप्शन है मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, उज्जैन। इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन सारे एक जैसे हैं, तो इसमें भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मथुरा हो जाएगा। ठीक है, जो लॉर्ड कृष्ण हैं उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? मथुरा में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अब है जातक कथाएं शब्द का तात्पर्य निम्नलिखित से संबंधित कहानियों से है। ठीक है, जो जातक कथाएं हैं उनका संबंध किससे है ये आपको बताना है। द टर्म जातक टेल्स रिफर्स टू स्टोरीज रिलेटेड टू। आपके ऑप्शन है पौराणिक देवता, मिथोलॉजिकल डेइटीज, ऐतिहासिक लड़ाई, हिस्टोरिकल बैटल्स, बुद्ध का पिछला जीवन, प्रीवियस लाइव्स ऑफ द बुद्धा, शाही वंशावली, रॉयल जेनियोलॉजीज। ठीक है, तो आपको बताने की जो जातक कथाएं उनका संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, जो जातक कथाएं हैं उसमें बुद्ध के पिछले जीवन के बारे में बताया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर अशोक चक्र किस ऐतिहासिक कलाकृति से प्रेरित था? द अशोक चक्र ऑन द इंडियन नेशनल फ्लैग वॉज इंस्पायर्ड बाई विच हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट? ऑप्शन है आपके अशोक की सिंह राजधानी, लॉयन, ये कैपिटल नहीं है, यहाँ पे सिटाडेल है। ठीक है, इसको कैपिटल की जगह क्या लिख सकते हैं हम? सिटाडेल। लॉयन सिटाडेल ऑफ अशोका, सारनाथ स्तंभ, दिल्ली का लौह स्तंभ या सांची का महान स्तूप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, जो अशोक चक्र है वो किससे रिलेटेड है? सारनाथ स्तंभ से रिलेटेड है। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा प्राचीन भारतीय शासक अपने शिलालेखों में उल्लिखित धम्म की अवधारणा के लिए जाना जाता है? विच एंशियंट इंडियन रूलर इज नोन फॉर हिज कॉन्सेप्ट ऑफ धम्मा एज आउटलाइंड इन दी एडिक्ट्स, आउटलाइंड इन हिज एडिक्ट्स? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष, अशोक महान या समुद्रगुप्त। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, अशोक ने अपने शिलालेखों में नैतिक मूल्यों, सहिष्णुता और नैतिक व्यवहार पर जोर देते हुए धम्म की अवधारणा को बढ़ावा दिया था, तो इसलिए ये किससे रिलेटेड है? अशोक से रिलेटेड है। चलिए अगला देखते हैं। प्राचीन भारतीय शहर पाटलिपुत्र, जिसको आजकल पटना के नाम से जाना जाता है, किस राजवंश की राजधानी के रूप में कार्य करता था? द एंशियंट इंडियन सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा, मॉडर्न डे पटना,
सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी? आपके ऑप्शन है मौर्य वंश, गुप्त राजवंश, चोल राजवंश या विजयनगर राजवंश। ठीक है, किस वंश से रिलेटेड था पाटलिपुत्र? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो पाटलिपुत्र थी वो क्या थी? मौर्य वंश की राजधानी थी। विशेष रूप से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के शासनकाल के दौरान ये क्या थी? मौर्य वंश की राजधानी थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सांची स्तूप एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्मारक किस भारतीय राज्य में स्थित है? दी सांची स्तूपा एन इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट इज इन विच इंडियन स्टेट? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या ओडिशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। जो सांची स्तूप है वो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भी हाल ही में एसएससी ने पूछा था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सांची स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश है। इसमें कई बच्चे गलती भी कर देंगे। ठीक है, वो या तो बिहार कर देंगे या उत्तर प्रदेश कर देंगे। ये कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथ कामसूत्र मुख्य रूप से इस पर केंद्रित है। द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट कामसूत्रा प्राइमरली फोकस ऑन। अब आपको बताना है कि वो जो कामसूत्र है वो किस पर आधारित है? सैन्य रणनीति, मिलिट्री स्ट्रेटजी, चिकित्सा ज्ञान, मेडिकल नॉलेज, राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलॉसफी या मानवीय रिश्ते और कामुकता, ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड सेक्सुअलिटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जो कामसूत्र है वो किससे रिलेटेड है? मानवीय रिश्ते और कामुकता से। चलिए अगला देखते हैं। गुप्त साम्राज्य को इसके महत्वपूर्ण योगदान के कारण अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। द गुप्ता एम्पायर इज ऑफन रिफर्ड टू एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया ड्यू टू इट्स सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू। अब देखिए जो गुप्त साम्राज्य है उसको भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? आपके ऑप्शन है खगोल विज्ञान और गणित, सैन्य विजय, साहित्यिक और कलात्मक उपलब्धियां, समुद्री व्यापार। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स के लिए या मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए। ठीक है, या लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स के लिए या मैरीटाइम ट्रेड के लिए। ठीक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, साहित्यिक और कलात्मक उपलब्धियां। इसके कारण जो गुप्त साम्राज्य है उसको भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय जो साहित्य और कला थी वो अपने चरम पर थी। ठीक है, उसका यहाँ पर बहुत विकास हुआ था, तो इस वजह से इसको भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा प्राचीन भारतीय शासक एलोरा में चट्टानों को काटकर बनाए गए अपने अखंड मंदिरों के लिए जाना जाता है? विच एंशिएंट इंडियन रूलर इज नोन फॉर हिज रॉक कट मोनोलिथिक टेम्पल्स एट एलोरा? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष, अशोक या कृष्णदेव राय। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय। ठीक है, देखिए जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे कृष्णदेव राय। अब आपसे ये पूछ देंगे किस राजवंश के थे? ये किसके थे? विजयनगर वंश के थे। ठीक है, जो विजयनगर साम्राज्य था उसके शासक थे कृष्णदेव राय। इन्होंने एलोरा में चट्टानों को काटकर बनाए गए जो इनके अखंड मंदिर हैं उनके लिए इनको जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी कला का जन्म किस भारतीय शहर में हुआ था? द फेमस ब्लू पॉटरी आर्ट फ्रॉम ओरिजिनेटेड इन विच इंडियन सिटी? आपके ऑप्शन है जयपुर, वाराणसी, आगरा या जोधपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। ठीक है, जो ब्लू पॉटरी है उसका इस आर्ट का जन्म कहाँ पर हुआ था? जयपुर में हुआ था। ये अपने विशिष्ट नीले और सफ़ेद चमकते सिरेमिक के लिए जाना जाता है। ठीक है, जो ब्लू पॉटरी आर्ट है वो किसके लिए जानी जाती है? नीले और सफ़ेद चमकते सिरेमिक के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। संगम साहित्य किस प्राचीन राजवंश की अवधि के दौरान निर्मित तमिल साहित्यिक कृतियों को संदर्भित करता है? दिस संगम लिटरेचर रिफर्स टू
तमिल लिटरेरी वर्क्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच एंशियंट डायनेस्टी। आपके ऑप्शन है पल्लव राजवंश, चोल राजवंश, पांड्य राजवंश या चेर राजवंश। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जो संगम साहित्य है वो किस राजवंश के दौरान निर्मित है? चेर राजवंश के दौरान। ठीक, देखिए संगम साहित्य में संगम काल की तमिल साहित्यिक कृतियां शामिल हैं। ठीक है, जो चेरा, चोल और पांड्य राजवंशों से जुड़ी हैं। तो मुख्य रूप से जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है वो कौन है? चेर राजवंश है। चलिए अगला देखते हैं। प्राचीन भारत में भक्ति आंदोलन मुख्य रूप से केंद्रित था। द भक्ति मूवमेंट इन एंशियंट इंडिया वॉज प्राइमरली फोकस्ड ऑन। देखिए जो भक्ति आंदोलन है वो किससे संबंधित है? ध्यान और तप अभ्यास, मेडिटेशन एंड एस्थेटिक प्रैक्टिसेस। ऑप्शन बी है विदेशी भूमि में बौद्ध धर्म का प्रसार, स्प्रेडिंग बुद्धिज्म इन फॉरेन लैंड्स। ऑप्शन सी है व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना, प्रोमोटिंग ट्रेड एंड कॉमर्स। ऑप्शन डी देवताओं की भक्ति और पूजा, डिवोशन एंड वर्शिप्स ऑफ डेइटीज। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा, देवताओं की भक्ति और पूजा। ठीक है, ये इससे रिलेटेड है भक्ति आंदोलन से। चलिए अगला देखते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर परिसर वर्तमान में किस देश में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट। द फेमस टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ अंकोर वाट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज इन विच प्रेजेंट डे कंट्री। देखिए जो यूनेस्को की प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल अंकोर वाट है वो कहाँ पर स्थित है? भारत, कंबोडिया, थाईलैंड या म्यांमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। ठीक है, जो अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर परिसर है वो कहाँ पर है? कंबोडिया में। ठीक है, और देखिए ये जो अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? जो इसकी खमेर वास्तुकला है, खमेर वास्तुकला के लिए ये प्रसिद्ध है। चलिए अगला देखते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? द कुतुब मीनार अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच डायनेस्टी? मौर्य वंश, गुप्त राजवंश, चोल राजवंश या दिल्ली सल्तनत। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत जब यहाँ पर थी तो उस समय कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। कुतुब मीनार का जो निर्माण है उसकी शुरुआत की थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी। तो बाद में इसका निर्माण, जो इसका काम है वो किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। शुरुआत तो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसको पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। चलिए अगला देखते हैं। बोधि वृक्ष बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह वह वृक्ष है जिसके नीचे क्या हुआ था? द बोधि ट्री इज अ सिग्निफिकेंट सिंबल ऑफ बुद्धिज्म एज इट इज बिलीव्ड टू बी द ट्री अंडर विच। अब इसके नीचे क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, अशोक महान ने ध्यान दिया, महावीर को दिव्य रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ, या ऑप्शन डी चाणक्य ने अपने शिष्यों को शिक्षा दी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जो बोधि वृक्ष है वो किस लिए जाना जाता है? क्योंकि इसके नीचे गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ था। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और उनको यहाँ पर बोधि वृक्ष के नीचे बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अगला देखते हैं।
प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है। वेयर इज द फेमस एंशिएंट यूनिवर्सिटी तक्षशिला लोकेटेड एट प्रेजेंट? आपके ऑप्शन है भारत, नेपाल, पाकिस्तान या बांग्लादेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, जो प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय था तक्षशिला वो वर्तमान के किस देश में स्थित था? पाकिस्तान में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कौन सा प्राचीन भारतीय शासक अपने सैन्य कारनामों और कश्मीर के ऐतिहासिक इतिहास राजतरंगिणी के लिए जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट। Which ancient Indian ruler is known for his military exploits and Rajtarangini, the historical chronicle of Kashmir? आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कनिष्क, हर्ष या ललितादित्य मुक्तापीड़। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ललितादित्य मुक्तापीड़। ठीक है, जो ललितादित्य मुक्तापीड़ थे वो किस राजवंश के शासक थे? करकोटा राजवंश के शासक थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये किस राजवंश के थे? करकोटा राजवंश के। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन नोन? आपके ऑप्शन है आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता, सरस्वती सिंधु सभ्यता या द्रविड़ सभ्यता। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो सरस्वती सिंधु सभ्यता भी इसको कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सरस्वती और सिंधु नदी के आसपास ये सभ्यता विकसित हुई थी, तो इस वजह से इसको सरस्वती सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। नटराज किस ब्रह्मांडी नृत्य शैली में भगवान शिव का चित्रण है? इन विच कॉस्मिक डांस फॉर्म नटराज इज द डिपिक्शन ऑफ लॉर्ड शिवा? आपके ऑप्शन है तांडव, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी। जो नटराज है वो किस ब्रह्मांडी नृत्य शैली में भगवान शिव का चित्रण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांडव। ठीक है, जो नटराज मूर्तिकला में भगवान शिव को तांडव नामक ब्रह्मांडी नृत्य में संलग्न दर्शाया गया। जो नटराज की मूर्ति है वो उसमें क्या दिखाया गया है कि भगवान शिव क्या कर रहे हैं? उसमें तांडव कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। न्याय दर्शन की स्थापना करने वाले प्राचीन भारतीय दार्शनिक और ऋषि थे? द एंशिएंट इंडियन फिलोसफर एंड सेज हु फाउंडेड नाट्य दर्शन वाज? ठीक, देखिए सॉरी न्याय दर्शन है ना। न्याय दर्शन की स्थापना करने वाले प्राचीन भारतीय दार्शनिक और ऋषि कौन थे? आपके ऑप्शन है आदि शंकराचार्य, चाणक्य, गौतम बुद्ध या गौतम ऋषि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, न्याय दर्शन की स्थापना किसने की थी? गौतम ऋषि ने की थी। इनको गौतम महर्षि के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भारतीय दर्शन के न्याय स्कूल की स्थापना की जो कारण और तर्क पर केंद्रित था। तो ये आपको याद रखना है कि न्याय दर्शन की स्थापना करने वाले ऋषि कौन थे? गौतम ऋषि या गौतम महर्षि थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चोल राजवंश भारत के बाहर किस क्षेत्र में अपने समुद्री व्यापार और प्रभाव के लिए जाना जाता था? द चोला डायनेस्टी वॉज नोन फॉर इट्स मैरीटाइम ट्रेड एंड इन्फ्लुएंस इन विच रीजन आउटसाइड इंडिया? आपके ऑप्शन है दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, यूरोप, पूर्वी अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, जो चोल राजवंश था इन्होंने क्या किया? दक्षिण पूर्व एशिया तक अपना समुद्री व्यापार और उस प्रभाव स्थापित किया था। ठीक, और इनमें जैसे आपके इंडोनेशिया, कंबोडिया और थाईलैंड जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र थे जहां पर चोल राजवंश ने विस्तार किया था। चलिए अगला देखते हैं। बौद्ध धर्म में अनत्ता या अनात्मन की अवधारणा किसकी अनुपस्थिति को दर्शाती है? द कॉन्सेप्ट ऑफ अनत्ता और
अनात्मन इन बुद्धिज्म रिफर्स टू द अब्सेंस ऑफ। ऑप्शन है उदासी सैडनेस, इच्छाएं डिजायर्स, स्वयं या स्थायी आत्मा द सेल्फ और द परमानेंट सोल। ऑप्शन डी है संलग्नक एनक्लोजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, स्वयं या स्थायी आत्मा बौद्ध धर्म में किसकी अनुपस्थिति को दर्शाती है? स्वयं या स्थायी आत्मा को। कौन? अनत्ता या अनात्मन। चलिए अगला देखते हैं। अशोक के प्रसिद्ध इलाहाबाद स्तंभ पर शिलालेख मुख्यतः किस लिपि में है? इन विच स्क्रिप्ट आर दी इंस्क्रिप्शन मेनली ऑन दी फेमस इलाहाबाद पिलर ऑफ अशोका? आपके ऑप्शन है देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्टी या पाली। जो इलाहाबाद स्तंभ पर शिलालेख हैं उसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। उसमें कौन सी लिपि का यूज हुआ है? ब्राह्मी लिपि का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाए गए थे? द फेमस रॉक कट टेम्पल्स एट एलोरा वर प्राइमरली बिल्ट बाई। आपके ऑप्शन है गुप्त शासक, राष्ट्रकूट शासक, पल्लव शासक या मौर्य शासक। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। किसके द्वारा बनाए गए थे? राष्ट्रकूट शासक के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको। लास्ट क्वेश्चन है इसका। मौर्य साम्राज्य किसके शासन के तहत अपनी सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमा तक पहुंचा? द मौर्यन एम्पायर रीच्ड इट्स ग्रेटेस्ट टेरिटोरियल एक्सटेंड अंडर द रूल ऑफ। ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अशोक के शासनकाल में जो मौर्य साम्राज्य है उसने सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय सीमा को विस्तार किया था। ठीक है, तो ये थे एंशिएंट हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। और इसके अगले वीडियो में मैं फिर से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ और लेके आऊँगा जो आपके मेडिवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे। और एक वीडियो में और फिर इस पे बनाऊँगा जो टॉपिक वाइज होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, समझ आई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं, आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल हैं, तो अपने दोस्तों से भी इनको शेयर कीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा प्यार आप लोग भी मुझे दें अपना। और वीडियो में अपने लाइक कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो कैसी लगी ये मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।